तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे हिंदुस्तान के उन कातलों की जिन्हें किसी भी नागरिक की जान की परवाह नहीं। हजारों लोग हर साल मारे जाते हैं, लेकिन उनके लिए किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके कत्ल का जिम्मेदार कोई नहीं, मतलब उनको किसी ने नहीं मारा। उनके नसीब में लिखा था मरना और उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बात करते हैं रेलवे के एक्सीडेंट्स की। अभी 300 के करीब वो यात्री जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, शायद उनके पास जो टिकट थी वो अपने डेस्टिनेशन पे जाने की नहीं थी, वो टिकट मौत की टिकट थी। तो ये मौत के सौदागर जो हिंदुस्तान की पटरियों पे रेल चलाते हैं, इनकी जिम्मेदारी कब फिक्स होगी? कब वो कबूल करेंगे कि कहीं ना कहीं किसी की गलती है, ह्यूमन एरर है या मैकेनिकल एरर है? वो बात की बात है। लोग तो मरते हैं, उनके लिए जिम्मेदार किसी को क्यों नहीं ठहराया जाता? कहते हैं कि ट्रेन रेड सिग्नल जंप कर गई इसलिए एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो रेड सिग्नल क्यों जंप हुआ, देखा क्यों नहीं गया? कहते हैं कि सिग्नल खराब था, तो उसकी मेंटेनेंस करने वाले कौन थे? कभी आपने सुना आज तक के रेलवे एक्सीडेंट के बाद किसी के ऊपर तगड़ी कार्रवाई हुई हो? आप सुन के हैरान रह जाओगे। ये तो अभी बहुत बड़ा हादसा हो गया, इसलिए लोग इसकी बात कर रहे हैं। 300 के करीब लोग एक एक्सीडेंट में मारे गए और 900 के करीब जख्मी हालत में हैं। उनमें से कितने लोगों को उम्र भर टूटी हुई टांग या टूटा हुआ हाथ या हड्डियों का दर्द लेके जीना पड़ेगा? कौन करेगा उनके जीवन की भरवाई, उनकी रोटी रोजी का प्रबंध? वो आदमी पैसा दे के ट्रेन में बैठे थे और ये आपकी जिम्मेदारी है उनकी सेफ जर्नी की। एक ही जगह पे 3-3 ट्रेन का भीड़ जाना, लोगों का मर जाना, सरकारी संपत्ति का नुकसान, जख्मी होना, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। रेलवे मंत्री जो एक बड़े तकड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे, इसी उड़ीसा स्टेट जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है बालासोर में, उसी उड़ीसा स्टेट काडर के सरकारी अफसर थे। अब रिटायर होने के बाद बीजेपी में चले गए और रेलवे मंत्री बन गए अश्विनी वैष्णवी, लेकिन वो भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उनको कहा गया आप इस्तीफा दीजिए, आपकी वजह से इतने लोग मरे हैं। कहते हैं मेरी जिम्मेदारी तो जो लोग बच गए हैं उनका इलाज करवाना है और ट्रेन को वापस पटरी पे लाना है, वो रिपेयर और रेस्टोरेशन का काम करना है। मरने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, रेलवे लाइन ठीक करवाने की जिम्मेदारी ले रहे। इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ऐसे लोगों के ऊपर तो मैनस्लॉटर और मैसाकर जैसे केस चलने चाहिए, लेकिन कोई नहीं चलाएगा। यहाँ सरकार किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। छोटे मोटे 4 लाइन मैन को थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड किया जाएगा और उसके बाद क्लीन चिट दे के वापस नौकरी में ले आया जाए। क्या आपको मालूम है हिंदुस्तान के हर साल अलग अलग राज्यों में, हिस्सों में कितने रेलवे एक्सीडेंट होते हैं? ये फिगर आपको सरकार नहीं बताएगी। 19,320 रेलवे एक्सीडेंट 2022 में हुए हैं, जो सरकारी आंकड़े कहते। 19,320 रेलवे एक्सीडेंट पूरे देश में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये एक्सीडेंट हुए एक साल में। आप अंदाज़ा लगा लीजिए
इतने बड़े नेटवर्क में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट, और इन 19,000 एक्सीडेंट्स में 21,000 लोगों की मौत सिर्फ 2022 में हुई है। कौन इसका लेखा जोखा देगा? अब गैंगवार की बात करते हो, गैंगवार में कितने लोग मरते हैं? पूरे देश में एक महीने में 30 नहीं मरेंगे, लेकिन रेलवे एक्सीडेंट्स में रोज के 57 लोग मरते हैं इस देश में, 57, जिनमें से 10 से लेकर 12 लोग सिर्फ मुंबई की लोकल ट्रेन में, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन और वेस्टर्न लाइन पे ट्रैवल करते हुए, लोकल ट्रेन, मुंबई की जान जिसको कहते हैं, लाइफ लाइन जिसको कहते हैं, उनके एक्सीडेंट में 10 से 12 लोग रोज एवरी डे मरते। कहाँ हैं आपके कवच? कहाँ हैं आपके बड़े बड़े भाषण? यही रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णवी कुछ महीने पहले पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे इंजीनियर्स को एक बहुत बड़ा नुस्खा दिया है, एक बहुत बड़ी साइंटिफिक अप्रोच दी है, उनको समझाया है कि रेलवे के एक्सीडेंट कैसे रोके जा सकते हैं, और उस स्कीम के नीचे काम करते हुए प्रधानमंत्री जी की सुपरविजन में हमारे इंजीनियर्स ने कवच नाम की एक शय बनाई है। कवच, जिसको हम बॉडी गार्ड कहते हैं, एक बख्तरबंद तरीका कहते हैं कि ये कवच है, इसके चलते हुए कोई नुकसान नहीं हो। कवच की सबसे बड़ा बयान जो पार्लियामेंट में दिया गया रेल मंत्री की तरफ से कि 400 मीटर की दूरी पर अगर 2 रेलें ट्रेन आमने सामने होती है तो ये कवच सिस्टम से वो अपने आप रुक जाएंगी। जैसे ट्रेन नहीं, घोड़े की लगाम है, आप खींच लोगे तो घोड़ा खड़ा हो जाएगा। क्या हुआ कवच का? कितने कवच की वजह से कितने एक्सीडेंट रोके गए या कितने हो गए, इसका आंकड़ा सरकार कभी नहीं देगा। वो जमाना गया जब रेलवे मिनिस्टर एक्सीडेंट होने पर रिजाइन कर दिया करते थे। बहुत पुरानी बात है। आदि हिंदुस्तान के पैदा होने के पहले 1956 में जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे। 2 बड़े एक्सीडेंट होते हैं देश में, एक में 118 लोग मारे जाते हैं, एक में 122। जब 118 लोग मरते हैं तो शास्त्री जी रिजाइन करते हैं, लेकिन पंडित नेहरू उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते। थोड़े महीनों के बाद दूसरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो तब शास्त्री जी ने फैसला कर लिया कि मैं अब इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो शख्स लेगा जिसका कोई मॉरल होगा, जिसके अंदर कोई मॉरलिटी होगी, जिसके अंदर कुछ संस्कार होंगे, कोई जिम्मेदारी का एहसास होगा, उसमें कुछ दिल होगा, जिस दिल में दर्द भटकता है। उस आदमी के रिश्तेदार होंगे जो किसी की मौत पे उसको याद आते हैं। तो शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया और इस बार पंडित नेहरू को वो इस्तीफा मंजूर करना पड़ा। उसके बहुत साल बाद एक्सीडेंट होते रहे, लोग मरते रहे, लेकिन किसी रेलवे मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। नीतीश कुमार जो आजकल बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जब ये रेलवे मिनिस्टर थे तो भी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया वो महकमा, गद्दी, कुर्सी, मंत्री पद। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी शास्त्री जी की तरह दिल था और दिल में दर्द था। इसके पहले भी उन दिनों में ममता बनर्जी वाजपेयी सरकार में रेलवे मिनिस्टर थे, एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट नहीं किया।
लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी समझी। उनके अंदर भी दिल था और उस दिल में दर्द था। रमेश प्रभु मेरे मुंबई के मित्र, बहुत पुराने हमारे दोस्त, बहुत बढ़िया आदमी, नफीस, मियाँ बीवी दोनों बहुत बढ़िया थे। उनकी पत्नी ओमा, वो हमारे साथ एक ही अखबार में काम करते थे, हम DNA न्यूज़पेपर। बहुत संस्कारों वाली फैमिली। मोदी जी के टाइम पे वो रेलवे मंत्री थे। एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने रिजाइन करने के लिए कहा, लेकिन मोदी जी नहीं माने। बोले आपका कोई कसूर नहीं है, रेलगाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए, कोई बात नहीं, होता रहता है, आप इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन उनके अंदर दिल था। रमेश प्रभु के दिल में, सुरेश प्रभु के दिल में दिल था, दिल में दर्द था। 1 महीने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, मेरे संस्कार मुझे इजाज़त नहीं देते। और उन्होंने रेल में महकमा छोड़ दिया। और उसके बाद में क्या हुआ आपको मालूम है। अब के फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रेल मंत्री बन जाते हैं उस पार्टी की झोली में जाके, मोदी जी के गुण गाते हैं, पार्लियामेंट में कवच की बात करते हैं। लेकिन आज वही कवच जो लोगों की मौत को रोकने के लिए बनाया गया था, वही कवच वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कवच का क्या हुआ अभी तक कोई डिटेल नहीं दिया। एक पूरी रेलवे के सेफ्टी को लेके ये पूरी स्कीम अगर चलानी है तो आपको कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का बजट चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने रेलवे बजट में 1000 करोड़ से ज़्यादा कवच के लिए बजट नहीं दिया, ग्रांट नहीं दी। कहाँ से रिसर्च होगी, कहाँ से इक्विपमेंट आएगा, कहाँ से लगेगा, कैसे उसकी ट्रायल होगी, कैसे रियल लाइफ में एक्सीडेंट करवा के जो यार्ड में करवाए जाते हैं कि अगर इतनी दूरी से एक्सीडेंट होता है कवच कितना होगा, ये होगा वो होगा, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की गई, कोई प्रैक्टिकल उसके नहीं किए गए, लेकिन स्कीम बना दी कवच। अब बताओ कहाँ है। लोगों को पूछना पड़ेगा कि इतने बड़े एक्सीडेंट्स होने के बाद यहाँ पे रोज़ के 57 लोग मरते हैं एवरी डे, छोटा आंकड़ा नहीं। और ये एक्सीडेंट ऐसे नहीं कि ट्रेनें आपस में भिड़ जाती और लोग मर जाते हैं, ऐसे एक्सीडेंट कम होते हैं। ज़्यादा एक्सीडेंट जिनको रेलवे एक्सीडेंट का शब्द ही इस्तेमाल करती है, एक्सीडेंटल डेथ्स कह देती है उसको, ज़्यादा लोगों की मौत जो रेलवे की वजह से होती है वो ट्रेन में से गिर के लोगों की होती है, चलती ट्रेन में से। ओवर क्राउडेड ट्रेन, छतों पर बैठ के जाना, इलेक्ट्रिक वायर में एंटेंगल हो जाते हैं, कभी आग लग जाती है, कभी धक्का मुक्की में गिर जाते हैं, ज़्यादा लोग ऐसे मरते हैं। उसके बाद लोग जो ट्रेन के आगे आके मर जाते हैं। अब ट्रेन वालों का ये कहना है कि उन लोगों की गलती है जो हमारे ट्रैक पे आ जाते हैं। बात सही है, लेकिन आपने ट्रैक की सेफ्टी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? वो तो आपको करना है। लेवल क्रॉसिंग पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते, गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा जाती हैं, अनमैन्ड हजारों लाखों अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स अभी भी इस देश में, उनको कौन सिक्योर करेगा? और जो मैन्ड भी हैं वहाँ भी वो डंडे के नीचे से लोग बाइक निकाल के जा रहे हैं, ट्रेन आ जाती है, मर जाते, साइकिल वाले जा रहे हैं, पैदल लोग भाग के क्रॉस करते हैं। आप ऐसी क्रॉसिंग्स पे अंडरपास क्यों नहीं बना देते या ओवरपास क्यों नहीं बना देते? जो भी आपको सस्ता पड़े उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। वो नहीं करोगे आप, सेफ्टी मेजर नहीं लोगे, आंकड़े लोगों को बताओगे नहीं, तो देश चलेगा कैसे? सिर्फ जिन लोगों की वजह से, गलती से
ऐसी क्रिमिनल नेग्लिजेंस से आम आदमी मारा जाता है। अब ट्रेन में कोई टाटा बिरला तो सफ़र करेगा नहीं, और कई ट्रेन की रूट्स ऐसे हैं जहाँ ट्रेन के डब्बों की जो ग्रेडेशन है वो ऐसी है कि काफ़ी रूट्स पे फर्स्ट क्लास ट्रेन का किराया और बाई एयर जाने का किराया तकरीबन एक जैसा है। 200-400-500 रुपये का फ़र्क है काफ़ी रूट्स पे। अगर उतने पैसे में आदमी हवाई जहाज़ में सफ़र करता है तो उसको लाखों की कंपनसेशन मिलती है, लेकिन उतने ही पैसे में ट्रेन में सफ़र करने वाले को कंपनसेशन कम मिलेगी। जब एक रेलवे एक्सीडेंटल इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, उसके बाद उस घटना की जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद क्वांटम ऑफ कंपनसेशन फिक्स किया जाएगा। अब आप हवाई जहाज़ जितने पैसे तो दोगे नहीं, पैसे आप उतने ले लेते हो। अब ट्रेन का जब एक्सीडेंट होता है उसमें मरने वालों फर्स्ट क्लास के भी होते हैं, सेकंड क्लास के भी होते हैं और जनरल कंपार्टमेंट भी की, रिजर्व सीट वाले भी होते हैं और जनरल बोगी वाले भी होते हैं, अनरिजर्व कंपार्टमेंट वाले। और उसमें बेचारे चाय बेचने वाले भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, वर्कर होते हैं जो नौकरी की तलाश में घर बार छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आज मैं टीवी पे कुछ लोगों की इंटरव्यू सुन रहा था जो लोग केरला जा रहे थे नौकरी के लिए, राजमिस्त्री, लेबर, कलई का काम करने वाले, उनके राज्य में काम नहीं। केरल के नौजवान खाड़ी देशों में चले जाते हैं काम करने, और उनकी जगह पे वो पूर्ति की जाती है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल के लोगों से, और उन लोगों के आधे लोग मारे गए, एक का हाथ कटा हुआ, एक का पांव टूटा हुआ। अब वो सारी उम्र काम नहीं कर सके। वो मजदूर जो अपने हाथ से काम करता है उसका हाथ नहीं होगा तो कंपनसेशन क्या दोगे आप? इंजर्ड को 50,000, मरने वाले को 1 लाख इमीडिएटली अनाउंस कर देते हैं। वो कब मिलेगा 1 लाख? किसी को पता नहीं। आधे लोगों को मिलता है, आधे लोगों के पैसे इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि उस आदमी को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। कहाँ ढूंढोगे उसको, कहाँ का रहने वाला? तो दोस्तों बहुत बुरी हालत है। बड़े बड़े दावे हम देख ले। एक नया पार्लियामेंट हाउस विस्ता, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ लगा दिए उस पर बनाने में। सिर्फ एक शख्स की मर्जी थी, उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा काम था कि आने वाले सैकड़ों साल मेरा नाम उस पत्थर पे, फाउंडेशन स्टोन पे लिखा देखा जाएगा कि ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग किसने बनाई। सिर्फ उस तमन्ना को पूरी करने के लिए उसके आज चारों तरफ सिक्योरिटी कवच बनाया गया। वहाँ पे कोई टेररिस्ट संस्था अटैक नहीं कर सकेगी। वहाँ पे जैमर्स लगे होंगे, स्पीड ब्रेकर लगे होंगे, आर्म्ड व्हीकल को रोकने के लिए बॉर्डर्स लगे होंगे, हजार किस्म की टेक्निक लगाई कि हमारा एक मेंबर पार्लियामेंट को आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन जहाँ करोड़ों लोग रोज सफ़र करते हैं, उनकी जानो माल और ज़िंदगी की किसी को चिंता नहीं, क्योंकि अपने आदमी को बचाना है। अपना आदमी भले कुश्ती कर रही पहलवान लड़कियों को बेइज्जत करे, उनका शोषण करे, और आपको अगर शर्म थोड़ी बहुत है तो आप वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, जो FIR दर्ज हुई है, वो पढ़ लीजिए एक बार। कुछ दिन पहले मेरे दिल में आया था कि वो उसके ऊपर एक एपिसोड बनाया जाए, लेकिन जब मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा कि अंग्रेज़ी में लिखे गए शब्दों का अनुवाद मैं हिंदी में कैसे सुनाऊंगा आपको। इन लड़की पहलवानों के
जिस्म के किस किस आंग पे उस आदमी ने अपना हाथ चलाया, क्या हरकतें की, ये सब उस FIR में दर्ज है। नींद नहीं आती थी उन लड़कियों को, रात को अकेली सोती नहीं थी। ब्रेकफास्ट करने जाती तो मिल के जाती थी, खाना खाना है तो इकट्ठी होके जाती थी। अकेली जाएंगी तो प्रीडेटर पता नहीं कब आपका शिकार कर लेगा। और ऊपर से धमकियाँ, तुम अपने आप को क्या समझती हो, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, आने वाला टूर्नामेंट खेलना है कि नहीं खेलना है। अब इसका मतलब क्या होता है? आप ब्लैकमेल कर रहे हो, आप उनका ज़बरदस्ती से शोषण कर रहे हो। लेकिन उस आदमी का अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। FIR दर्ज होती है तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे होती है। अब क्या देश के हर कानून में, हर गुनाह में FIR सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज होगी? और हमारे मंत्री, खेल मंत्री, हमारी वो महिला मेंबर पार्लियामेंट श्रीमती हेमा मालिनी जी, श्रीमती जया बच्चन जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, एक और लेखी जी हैं, एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, महिला हैं, और बहुत सारी साधुवियाँ हैं जो धर्म का ढोंग रचते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन अपनी बहनों के लिए खड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये बहनें उनकी नहीं। ये सब जो अपना घर परिवार छोड़ के संन्यास लेके, सन्यासी, योगी, संत, महंत, जो दुनियादारी, दुनियावी धंधे छोड़ के प्रभु के लड़ लगे थे, वो सब राजनीति में आ गए। अब उनको परिवार कभी देखा नहीं, खाना खाते हैं दूसरे का दिया हुआ, अपनों का दर्द उनके दिल में नहीं। और जो उनकी संस्था जो सबको कंट्रोल करती है, वहाँ पे आप शादी करवा नहीं सकते, तो आपके दिल में दर्द कैसे होगा? परिवार की पीड़ा कहाँ से उत्पन्न होगी? अपनों का एहसास कब होगा? ये हमारी त्रासदी, ट्रेजेडी। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि उस मेंबर पार्लियामेंट को, जिसके ऊपर एक ज़माने में 50 केस चल रहे थे, मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, डकैती के, वो आदमी MP आपने बना के रखा हुआ है। एक कोई BJP का MP, कोई BJP का लीडर उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके सर पे बड़ा हाथ है। अगर इसी तरह देश चलना है तो बंद कर दो सब ये पुलिस डिपार्टमेंट, एजेंसियां खत्म कर दो, करने दो जिसको जो करना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी, चलने दो। ये दिखावा क्यों करते हो? एक रेप केस के अक्यूज को आप सज़ा पूरी होने के पहले छोड़ देते हो, और उनके आपके चहेते भगत उनके गलों में हार डाल के स्वागत कर कि हमारे बलात्कारी भाई जेल से बाहर आ गए। ये कहाँ की तहजीब सिखा रहे हो आप? कौन से संस्कार आप आने वाली जनरेशन को दे रहे हो? आपकी तो जनरेशन है नहीं को आने वाली, दूसरों की तो बचने दो, तो उसको भी साथ में लेके डूबोगे। कौन से लोकतंत्र की बात करते हो? कौन से अधिकारों की बात करते हो? करोड़ों रुपए आप लोगों से किराए में वसूल करते हो, उनकी जान बचाने का प्रबंध नहीं करते, और उसके बाद जिम्मेदारी भी नहीं लेते। एक आदमी किसी को चाकू मारते हो, आप केस बना देते हो। किसी BJP के नेता को व्हाट्सएप पे उसके खिलाफ कुछ लिख दो, अब साइबर क्राइम सेल में उसके खिलाफ केस बना देते हो। आपके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप कत्ल भी कर दो तो उसका चर्चा नहीं होना चाहिए। ये मापदंड बदलने पड़ेंगे, नहीं तो लोक ताकत बहुत मजबूत होती है। जिस देश में
57 लोग रोज़ के ट्रेनों की वजह से मर जाएं, शर्म आनी चाहिए। कुछ छोटा आंकड़ा नहीं होता। इतने लोग किसी और त्रासदी से नहीं मरते। कहीं कोई बड़ा संकट आ जाए, जैसे कोरोना का आया था, तो साल 2 साल में भी उतने लोग नहीं मरे जितने पिछले 2 सालों में, 4 सालों में ट्रेन एक्सीडेंट में मर गए। अब 2017 से 2022 तक 2.6 लाख लोग ट्रेनों की वजह से मरे। 2,60,000 5 साल में, अंदाज़ा लगा लो। कोई कातिल नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। तो दोस्तों, ये देश के लिए मुद्दे हैं। ये सबसे बड़ा क्राइम है। आप कई बार मुझे कहते हो कि मैं विषयों से भटक जाता हूँ। आप एक क्रिमिनल की बात करते हो कि हमें महमूद कालिया की स्टोरी सुनाइए, मोहम्मद कालिया का बताइए, दाऊद का बताइए, छोटा राजन का बताइए। कितने कत्ल किए होंगे उन्होंने सब ने मिल के? 200, 400, 500, 1,000, 2,000। यहाँ 5 साल में 2,60,000 लोग मारे गए। क्या वो इन गैंगस्टर से कम हैं? इनके लिए VIP ट्रीटमेंट। और गैंगस्टर को जेल में डालो जिसने एक आदमी को मारा, वो 20 साल जेल में रहेगा। और ये लोग इस्तीफा भी देते नहीं जब तक इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी। आप अंदाज़ा लगा लो, 21,000 लोग पिछले साल में मरे, उसमें कहीं ना कहीं रेलवे की कोई गलती तो होगी, कोई 200-400 लोगों की गलती होगी, लेकिन उसके किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई जिम्मेदारी किसी को नहीं ठहराया गया। सो दोस्तों, आने वाले दिनों में ये भी बहुत बड़ा क्राइम है। हम सब सोशल आदमी, समाज में हमारी एक जिम्मेदारी, समाज को साथ लेके चलना हमारा फर्ज बनता है। आपको अवगत कराना कि हो क्या रहा है वो बताना भी हमारी जिम्मेदारी। इसलिए यदि आज का स्पेशल एपिसोड मैंने बनाया। किस्से क्राइम के बहुत हैं, चलते रहेंगे, लेकिन इतने बड़े क्राइम जो ये वाइट कॉलर वाले करते हैं, सरकार की नौकरी में बैठे हुए, ये जो कवच लेके बैठे हैं सरकार का, संरक्षण का, पैट्रनेज का, मिली भुगत का, इस कवच से छुटकारा पाना होगा। और रेल के लिए कोई कवच बनाना है तो काम का बनाइए, ढंग का बनाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।